हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 28 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 27 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। क्या है? पहला दे रखा है कि अमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, या फिर अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, या फिर अमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का ये सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। जैसा कि हमने पिछला भी सेट में बताया था कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये ओम का नियम बताता है। ठीक है, तो याद रखनी है कि विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सवाल है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, विद्युत विभव को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, याद रखना है गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर इन दोनों के द्वारा विद्युत विभव को मापा जाता है, जबकि पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल वाला विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वोल्टेज को मापने और तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा यहाँ पर किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, और यह एक अदिश राशि होता है जिसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, चलिए अगला सवाल पूछा गया था, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। सवाल है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। गलन तापमान, क्यूरी तापमान, नील तापमान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब किसी मैग्नेट को अगर आप ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये किस ताप पर, तो याद रखना है ये इसका सही आंसर है आपका क्यूरी तापमान। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, क्यूरी तापमान, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्यूरी तापमान क्या है, तो याद रखिएगा क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है या फिर डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, यह है क्यूरी तापमान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे छिन्न है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे छिन्न है या फिर सबसे कमजोर है। ऑप्शन दे रखा है विद्युत चुंबकीय, स्थिर वैद्युतीय, गुरुत्वीय बल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में से सबसे जो कमजोर बल है या छिन्न बल है वो है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल जो है ये सबसे कमजोर या छिन्न बल है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, गुरुत्वीय बल। चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुरुत्वीय बल सबसे छिन्न बल है ना।
सबसे कमज़ोर बल या सबसे दुर्बल बल एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अब सबसे मजबूत पूछा जाए या सबसे प्रबल बल पूछा जाए तो वो होगा नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। ठीक है, और सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। चलिए अगला सवाल है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? बताना है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन है। कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो यह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसी धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, यह अपना चुंबकत्व खो देता है। यह एक अस्थायी चुंबक बनाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन का या फिर नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? सवाल है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ऑप्शन है, अलग अलग त्वरण होगा या फिर उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा या फिर समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। बताना है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ऑप्शन है, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा या फिर समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण देखेंगे तो उस वस्तु का जो वेग होगा वो समान होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका समान त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है ना, उसे उसका द्रव्यमान कहते हैं। जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर तरफ खींचती है उसे उस वस्तु को भार कहते हैं। ठीक है, तो भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पर चले जाइए, किसी भी अंतरिक्ष में चले जाइए, तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता है। क्योंकि भार जो है वो किस पर डिपेंड करता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग प्लेनेट पर आपको अलग अलग वहाँ पर गुरुत्व बल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका भार बदल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो बदलता नहीं है और भार जो है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये सब देखेंगे। चंद्रमा पर जो होता है भार, पृथ्वी पर जितना भार होता है उससे भार वहाँ पे कम देखने को मिलता है, 1/6। ठीक है, चलिए आगे है, द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहता है जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है, अर्थात तो भार बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बताना है कि कौन सा एक आवेशित कण है धनात्मक रूप से। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बीटा किरण, अल्फा किरण, कैथोड किरण, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, अल्फा किरण। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित अल्फा किरण धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गति ऊर्जा भी अधिक होती है। याद रखना है, इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, अल्फा किरण। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, डिटोरियम। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, या फिर मंदक के रूप में, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में। याद रखना है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग, अर्थात इसे हैवी वाटर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है D2O को हैवी वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में किस रूप में, तो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोल रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, घटती हैं, बढ़ती हैं, स्थिर रहती हैं, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, स्थिर रहती हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विरामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन वही जब जमीन से टकराने वाली होती हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस दौरान कुल मिलाकर के ऊर्जा संरक्षित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए यहाँ से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये पृथ्वी है। तो इस वस्तु में देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सबसे पिक पॉइंट पर होगा, जबकि इसमें गतिज ऊर्जा बिल्कुल क्या भी शून्य है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी गिर रहा होगा तो ये पृथ्वी पर जैसे पहुँचेगा तो पृथ्वी पर पहुँचने के बाद इसका स्थितिज ऊर्जा फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा देखेंगे यहाँ पे इस पिक पॉइंट पर जैसे ही पृथ्वी से टकराने वाला होगा उस समय इसका जो गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उस समय इसका पिक पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि दोनों जगह क्या है, इसका ऊर्जा स्थिर है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ही यही बताता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपसे याद रखना है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है, तो ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम उपग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, तो ऐसे उपग्रह को ही भू-स्थैतिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग आप देखेंगे तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इस तरह के जो उपग्रह लगाए जाते हैं ना, ये पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं या स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। एक सवाल है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटे जाने की स्थिति में, या एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, खड़े होने की स्थिति में। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति में धकेल सकता है जब खड़ा होगा तब। देखिए इसका नियम क्या कहता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, क्या होता है, P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर यदि हम एरिया को घटा दें तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। जिससे आप समझिए, अगर हम एरिया को बढ़ा दे रहे हैं तो प्रेशर घट जाएगा, अगर एरिया को घटा दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि फोर्स नियत होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखते हैं, अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स घटा रहे हैं तो प्रेशर भी घटेगा। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर फोर्स को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स को घटा रहे हैं तो प्रेशर भी घटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है ज़्यादा, तो बैठने की स्थिति में, ठीक है, खड़े होने की स्थिति में, या फिर ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति में। तो लेट जब जाएगा बंदा कोई, ठीक है, तो इसका देखेंगे कि एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका लेटने पर। तो एरिया बढ़ जाएगा, तो देखिए हमने कहा ना कि एरिया अगर बढ़ता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखेंगे कि ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति तो देख ली हमने। अब खड़ा होने की स्थिति में देखेंगे तो बंदा कुछ इस तरीके से खड़ा होगा, तो खड़ा होगा तो इसका देखेंगे कि जो पैर है सिर्फ लग रहा है ना कि एरिया घट चुका है, पहले ये एरिया था इतना, अब एरिया घट चुका है। तो एरिया जब घटाते तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर अधिक लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा धकेल सकता है। सोचिए ना, किसी चीज़ को हम प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर कब ज़्यादा लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे याद रखना है, ये फार्मूले को, ये वाला आपको याद रखना है कि P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। ठीक है, तो अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स घटा रहे हैं तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, सिंपल से याद रखना है कि फोर्स बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर फोर्स को अगर घटा रहे हैं तो प्रेशर भी घट जाएगा। लेकिन अगर एरिया को बढ़ा रहे हैं, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया को घटा दे रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि खड़ा होने की स्थिति में इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका एरिया यहाँ पे घट जा रहा है तो प्रेशर उसका बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या रहेगा, समान रहेगा, कभी नहीं, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कभी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ बढ़ गई। तो अशुद्धियाँ बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कुछ हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, अर्थात उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कहने मतलब है, खुद सोचिए ना, अगर ये मान लेते हैं अगर ये कोई गिलास है, अगर इसमें हम शुद्ध पानी है पहले इसमें, अब हम क्या करें, इसमें कुछ अशुद्धियाँ को मिला दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इससे हम जब हीट करेंगे तो ज़्यादा इसमें हमको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। आज जैसे अशुद्धियों को निकाल देंगे तो हमें हीट करने में हमको कम हीट देना पड़ेगा, कम उष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्या कहा जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है अर्थात ऑक्सीजन घटती है तो उसे क्या कहा जाता है। अपचयन, उपचयन, अपोपच अभिक्रिया अर्थात इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह का सवाल के लिए आप लोग ज़्यादातर इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब जिसमें एक तरफ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और एक तरफ देखेंगे कि हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो दोनों साथ में जब चल रहा होता है तो वहाँ पे रिडॉक्स होता है। यहाँ पे बात हो रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन संख्या घट रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन घटेगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसे, रिडक्शन।
और अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, उपचयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घट रहा है यहाँ पे तो रिडक्शन हो जाएगा, अगर बढ़ता तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 ऑप्शन का ए विकल्प सही है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, मान लेते हैं ये है जिंक ऑक्साइड। क्या है ये, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, जब इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जब तोड़ने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है, ये जिंक अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, ये O2 अलग बन जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से इसमें से ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सी विक्रिया दिखा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा है। बात समझ में आया ना, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा है मतलब कि ये जिंक ऑक्साइड से क्या घट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन घट रहा है। और हमेशा देखना ये है, अभिकारकों में देखना है। ठीक है, जो अभिकारक है उसमें देखा जाता है, ना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें। हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आपका जो अभिकारक है, जो एजेंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ना कि हम यहाँ देखेंगे। इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है कि क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड देखें कि जिंक अलग हो गया, ऑक्साइड अलग हो गया, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ पे कमी हो गई जिंक में, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीकरण हुआ है या रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड में, जिंक में या फिर ऑक्सीजन में। तो क्या टिक करोगे, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो अभिकारक होते हैं ना, उसमें रिडक्शन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडॉक्स होता है, ना कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें देखना होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाना चाहते हैं, है ना, कृत्रिम माध्यम से। जैसे देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जल्दी आम आ जाते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, कृत्रिम माध्यम से ज़बरदस्ती पकाए गए होते हैं। तो ये क्या होता है, एथीन से पकाया जाता है या फिर एथिलीन से या फिर मैथिलीन से, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, ध्यान रखना है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे C2H4, C2H4। ठीक है, मेथ एथ ग्रुप का है ये, तो देखिए 2 कार्बन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एथिलीन हो गया, C2H4। क्यों होता है ऐसा, देखिए, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र ये हो गया आपका C2H4। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों को पकने की प्रक्रिया में तेजी करने में मदद करती हैं। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, तो याद रखना है C2H4 जो है ना, ये क्या करता है, ये हवा और ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ठीक है, और ये उत्पाद क्या करता है, फलों को पकने में मदद करता है तेजी से। ठीक है, अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिएगा क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अगर ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl बन रहा है और प्लस में जल बन रहा है H2O बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेस अर्थात क्षार, और ये क्या हमारा एसिड है। क्या है, ये एसिड है। तो बेस और एसिड को जब रिएक्शन करवा करके जब सॉल्ट बनता है तो उसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ये ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है किसका हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हुआ है या फिर HCl का हुआ है या फिर NaCl का हुआ है या फिर H2O का हुआ है। ठीक है, आप लोग को बताना है यहाँ पर कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या HCl का, NaCl का या फिर H2O का। ठीक है, अगर
पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, अर्थात ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, चलिए संयोजन क्या है? संयोजन जब दो अगर मान लेते दो कोई प्रोडक्ट होता है और उसको मिला करके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे संयोजन कहते हैं। ठीक है, विघटन क्या है? विघटन मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट है और उसे तोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे था ना आपका ऊपर में था जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा था, एक जिंक बन रहा था और एक बन रहा था ऑक्सीजन। तो देखिए ये क्या हमारा कहला रहा है, यहाँ पे विघटन कहला रहा है, इसका विघटन हो गया दो प्रोडक्ट में। और अगर अगर ये बन रहा होता तो इसे कहते हैं संयोजन। उदासीनीकरण क्या है? तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जब एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टार्टरिक अम्ल, अर्थात बी ऑप्शन सही है, जो कि अंगूरों में भी देखने को मिलता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल आप देखेंगे तो मेथनोइक अम्ल बिच्छू का डंक, नेटल का डंक, चींटी का डंक, इन सभी के डंकों में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, ये मेथनोइक अम्ल का सूत्र है। इसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, फार्मिक अम्ल कहे या फिर मेथनोइक अम्ल कहे, ये दोनों का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है। और ये सभी में देखेंगे तो किस में पाया जाता है, तो आप देखेंगे नेटल का डंक, नेटल एक प्रकार का पौधा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेटल का डंक हो गया, बिच्छू का डंक, ठीक है, चींटी का डंक, तो इन सभी का डंकों में देखेंगे कि क्या मिलता है, मेथनोइक अम्ल मिलता है। ठीक है, एक तरह से एसिड होता है। अब देखिए अगर नेटल का डंक, बिच्छू का डंक, चींटी का डंक काट रहा है, आपको काट के रखा है, ठीक है, काट रखा है, तो क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है ये सभी एसिड है, क्योंकि इनके डंक में क्या होता है, एसिड होता है। तो उसे उदासीनीकरण करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे कोई बेस लगाना चाहिए, कोई क्षार लगाना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो एसिड बेस मिल करके क्या कर देगा, वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ठीक है ना। और लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये सभी आपका दूध हो गया ना, दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है, सेब में मैलिक अम्ल मिलता है, दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल, नींबू का रस हो गया, संतरा का रस हो, संतरा हो गया, तो ये सब में सिट्रिक अम्ल मिलता है। जबकि अंगूर और इमली में इस समय टार्टरिक अम्ल मिलता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है टमाटर का, टमाटर, तो टमाटर में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ये क्लास 10th का किताब से क्वेश्चन लिया गया है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए लोहे के बुरादे से, अर्थात हम कह सकते हैं हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, Fe ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, और यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन करवाने के बाद आप देखेंगे कि फेरस जो है ना क्लोराइड के साथ बना लेगा, फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड जिसको कहेंगे आप। ठीक है, Cl2, और साथ ही साथ बनेगा H जो है वो बनाएगा H2O बना लेगा, अर्थात हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है और एक आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है जब भी लोहे के बुरादे में तनु HCl डालते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन करवा करके क्या क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा आयरन क्लोराइड और दूसरा बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है। ध्यान रखना है, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है वो क्षार कहलाता है। ठीक है, जिस 7 से जिसका कम होता है उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जिसका पीएच 7 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका। तो सिरका हम लोग जानते हैं कि सिरका में एसिटिक पाया जाता है ना। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये तो एसिड हो गया, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। बचा बचा मेरे पास दो ऑप्शन, ए और बी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो ये हमारे पेट में पाया जाता है और ये हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, और इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है। तो बताइए जरा, 7 से कम है तो ये भी क्या हो गया, ये एसिड हो गया ना, ये भी एसिड हो गया और ये भी आपका एसिड ही था। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा, जिसका लगभग आप देखेंगे 7.4 होता है इसका पीएच वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये पीएच वैल्यू लें तो यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं 0 से लेकर के 14 तक, और यहाँ मान लेते हैं ये 7 है। ठीक है, तो अगर ये वाला अगर इधर आप बढ़ते हैं तो अम्लता का गुण बढ़ता है, और इधर से अगर आप बढ़ते हैं ठीक है तो क्षारीयता का गुण बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसका 0 पीएच वैल्यू दिखा रहा है, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर किसी भी पदार्थ का अगर पीएच से 14 दिखा रहा है, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 जैसे कि जल है, पानी है, वाटर है, शुद्ध वाटर है, तो उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो याद रखना है 7 से जैसे आप नीचे जाएंगे 0 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी नहीं, एसिड या फिर अम्लता का गुण बढ़ता चला जाएगा। और 7 से अगर बढ़ते हैं 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षार का गुण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत आसान सवाल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट एक क्या है, अधातु है, ये क्या है, अधातु है। अधातु, ठीक है, और हम लोग जानते हैं अधातु है लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, ये कार्बन का अप्रूव होता है। दूसरा चीज़ याद रखना कि यह धातु है, और एक ये मात्र एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, सी हो गया। तो ये था महत्वपूर्ण 19 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूँ ही जैसे सपोर्ट करते आए हैं आज तक सपोर्ट करते रहिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।